आज हम दुनिया के दो बिल्कुल अलग-अलग कोनों में चल रहे कुछ बहुत ही दिलचस्प तनावों पर नजर डालने वाले हैं, जो ऐसा लगता है कि वैश्विक राजनीति को एक नए मोड़ पर ले आए हैं। तो यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, आर्कटिक और दक्षिण एशिया में जो कुछ भी हो रहा है, क्या वो सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर ये किसी बड़े और बढ़ते हुए तनाव का हिस्सा है? चलिए पता लगाते हैं। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे मौजूदा वैश्विक स्थिति से, फिर आर्कटिक में चल रहे गतिरोध और उस पर यूरोप की प्रतिक्रिया को समझेंगे। उसके बाद हम दक्षिण एशिया की हलचल पर नजर डालेंगे और आखिर में इन सभी घटनाओं को एक साथ जोड़कर देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि दुनिया भर में ये बेचैनी का माहौल आखिर है क्यों। ये जो अलग-अलग जगहों पर तनाव के बिंदु उभर रहे हैं, ये हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा पहला पड़ाव है आर्कटिक। यहाँ ग्रीनलैंड को लेकर एक नया ग्रेट गेम शुरू हो गया है। ग्रेट गेम मतलब बड़ी शक्तियों के बीच प्रभाव और कंट्रोल की एक नई दौड़। ये बर्फीला इलाका जो हमेशा शांत रहता था, अचानक से दुनिया की बड़ी ताकतों के लिए एक अखाड़ा सा बन गया है। और इसकी चिंगारी कहाँ से भड़की? ये सब तब शुरू हुआ जब डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत ही चौंकाने वाला बयान दिया कि वो ग्रीनलैंड को खरीदना चाहते हैं। बस उसी एक बयान के बाद से दुनिया भर की नजरें इस विशाल द्वीप पर आकर टिक गई हैं। तो सवाल ये है कि ग्रीनलैंड में ऐसा क्या है, आखिर ये इतना अहम क्यों है? देखिए, ये सिर्फ बर्फ का एक बहुत बड़ा टुकड़ा नहीं है। माना जाता है कि यहाँ जमीन के नीचे कीमती खनिज छिपे हैं। ये मिलिट्री बेस बनाने के लिए एक बेहतरीन जगह है। और सबसे ज़रूरी बात, जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज की वजह से बर्फ पिघल रही है, ये आर्कटिक के नए समुद्री रास्तों पर कंट्रोल करने का एक गेटवे बन रहा है। और इसी वजह से ये नेटो के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इस तनाव की जड़ें वैसे तो 1951 के अमेरिका डेनमार्क रक्षा समझौते तक जाती हैं, लेकिन हाल के दिनों में हलचल तब तेज हुई जब पहले ट्रंप ने इसे खरीदने की बात की और फिर 6 जनवरी 2026 को यूरोप ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी। उन्होंने इसका एक कड़ा जवाब दिया। अब इसके जवाब में यूरोप ने जो किया वो सच में देखने लायक था। कई बड़े देशों ने मिलकर एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया। ऐसा बहुत कम होता है और जब होता है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा और साफ संदेश देता है। और ये कोई छोटा-मोटा ग्रुप नहीं था। इस बयान के पीछे फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, स्पेन, यूके और डेनमार्क जैसे यूरोप के सबसे बड़े और ताकतवर देश एक साथ खड़े थे। ये अपने आप में दिखाता है कि यूरोप इस मुद्दे को कितनी ज्यादा गंभीरता से ले रहा है। इस बयान में मोटी-मोटी 4 बातें कही गई। पहली, कि आर्कटिक की सुरक्षा अब यूरोप और नेटो के लिए एक टॉप प्रायोरिटी है। दूसरी, वे वहां अपने मिलिट्री मौजूदगी बढ़ा रहे हैं ताकि किसी भी विरोधी को रोका जा सके। तीसरी बात, उन्होंने कहा कि हाँ, अमेरिका 1951 की संधि के तहत एक जरूरी पार्टनर है, लेकिन, और यह है चौथी और सबसे जरूरी बात, किसी भी देश की संप्रभुता और उसकी सीमाओं का हर हाल में सम्मान होना चाहिए। लेकिन इस पूरे बयान का जो सबसे तीखा और सबसे सीधा संदेश था, वो एक लाइन में छिपा था। ग्रीनलैंड अपने लोगों का है। मतलब बिल्कुल साफ था, इसके भविष्य का फैसला कोई और नहीं बल्कि सिर्फ डेनमार्क और ग्रीनलैंड के लोग ही करेंगे। तो जाहिर है ये बयान असल में अमेरिका के लिए एक सीधी-सीधी, भले ही इनडायरेक्ट चेतावनी थी। और इसने एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा कर दिया, क्या दुनिया के सबसे मजबूत मिलिट्री गठबंधन नेटो के अंदर ही दरारें पड़ने लगी हैं? चलिए अब दुनिया के दूसरे छोर पर चलते हैं, हिंद महासागर में। यहाँ भारत और पाकिस्तान की नौसेनाएं लगभग एक ही समय पर अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन कर रही हैं, जिससे माहौल में तनाव और बढ़ रहा है। अब जरा यहाँ टाइमिंग पर गौर कीजिए, ये बहुत दिलचस्प है। 8 और 9 जनवरी को पाकिस्तान उत्तरी अरब सागर में अपने जहाज़ों से फायरिंग का अभ्यास करता है और ठीक उसके कुछ ही दिन बाद 12 और 13 जनवरी को भारत बंगाल की खाड़ी में करीब 500 किलोमीटर रेंज की एक मिसाइल का परीक्षण करता है। दोनों ही बड़ी नेवल एक्टिविटीज़ हैं और कुछ ही दिनों के अंतराल पर हो रही हैं। ये महज एक संयोग तो नहीं लगता। हाँ, कहने को तो ये रूटीन ड्रिल हो सकती है, लेकिन इनकी टाइमिंग सब कुछ कह देती है। जब ऐसे अभ्यास एक के बाद एक होते हैं तो ये एक दूसरे को अपनी समुद्री ताकत दिखाने की कोशिश होती है। ये एक तरह का स्ट्रेटेजिक सिग्नल है, खासकर तब जब दोनों देशों के बीच जमीन पर सीमा को लेकर तनाव पहले से ही बढ़ा हुआ हो। ये समुद्र के जरिए अपनी ताकत का प्रदर्शन है। तो अब सबसे बड़ा सवाल,
इन दो अलग-अलग कहानियों को जो हजारों मील दूर हो रही हैं, उन्हें एक साथ कैसे देखा जाए? आर्कटिक की बर्फीली दुनिया और हिंद महासागर की गर्म लहरें, ये वैश्विक तनाव हमें किस भविष्य की ओर इशारा कर रहे हैं? देखिए, पहली नज़र में ये घटनाएं अलग अलग लग सकती हैं, पर असल में ये एक ही बड़ी वैश्विक शतरंज की बिसात का हिस्सा हैं। सुदूर उत्तर से लेकर हिंद महासागर तक ताकतवर देश अपनी सीमाओं को परख रहे हैं और दुनिया में अपना दबदबा बनाने की होड़ में लगे हुए हैं। तो क्या हम एक नए शीत युद्ध की शुरुआत देख रहे हैं? बस इस बार अखाड़ा आर्कटिक है, जहां बड़ी ताकतें संसाधनों और सामरिक कंट्रोल के लिए एक दूसरे के आमने सामने हैं। और एक और बड़ा सवाल, क्या इस नए माहौल में नाटो जैसे दशकों पुराने लोहे जैसे मजबूत माने जाने वाले गठबंधन अब कमजोर पड़ रहे हैं? क्या सहयोगी अब एक दूसरे पर उतना भरोसा नहीं करते जितना पहले किया करते थे? और आखिर में हम इसे एक बड़े सवाल के साथ रुकते हैं, क्या ये घटनाएं सिर्फ कुछ समय के लिए गर्म हुए कुछ इलाके हैं, या फिर ये एक नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत है जहां ताकत के नियम और शायद दुनिया के नक्शे दोनों ही फिर से लिखे जा रहे हैं? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।